ठीक है। अब हमने जो बात करनी स्टार्ट करनी है वो हमने समझना है भैया क्लासिफिकेशन ऑफ असेट्स नॉन करंट एंड करंट असेट्स को हम समझते हैं। ठीक है, अगर आप अपनी बुक में आ जाओ तो आपकी बुक में जो बैलेंस शीट थी वो कौन से पेज नंबर पे थी? वो थी आपके पास 9.4 पर। ठीक है, 9.4 पर जब आप देखोगे तो वहाँ पर आपको शेड्यूल थर्ड की बैलेंस शीट दिख रही है। अब मैंने आपको बताया था कि शेड्यूल थर्ड के पार्ट फर्स्ट में क्या है, हमको बैलेंस शीट दी हुई है। इससे पहले हमने जो डिस्कस किया था वो इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में किया था डिस्कशन, जहाँ पर हमने शेयर्स होल्डर्स फंड पर बात करी थी, शेयर्स कैपिटल था, रिजर्व एंड सरप्लस था, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स थे, फिर था शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, उसके बाद था नॉन करंट लायबिलिटीज़ जिसमें था लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर टैक्स लायबिलिटीज़, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। फिर फोर्थ में था करंट लायबिलिटीज़ जहाँ पर शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ था, ट्रेड पेबल्स थे, अदर करंट लायबिलिटीज़ था और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस था। आज जो हमको जो डिस्कशन करना है, स्टार्ट करना है, असेट्स पर हम बात करेंगे, जहाँ पर दो चीज़ों को हमने समझना है असेट्स में। एक होगा नॉन करंट, दूसरा कौन सा होने वाला है, करंट असेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखना नोट्स में क्या लिखते हैं कि एज पर रिवाइज शेड्यूल थर्ड ऑफ द कंपनीज एट 2013 क्या बोल रहे हैं कि व्हाट आर असेट्स। लिखते हैं असेट्स आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज ओन्ड और कंट्रोल बाय अ बिजनेस दैट प्रोवाइड अ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। अगर आप कीवर्ड पर ध्यान दोगे तो वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। कुछ भी चीज़, कोई भी आपके पास इकोनॉमिक रिसोर्स हो जो आपने ओन्ड किया हो या फिर कंट्रोल पर हो, दो चीज़ें ध्यान से समझना। असेट्स की डेफिनेशन बड़ी सिंपल दी हुई है, कहा गया कि कोई भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो बिजनेस ने या तो ओन्ड किया हो या फिर बिजनेस के कंट्रोल पर हो और वो उसको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट दे रहा हो, तो वो क्या है, असेट्स है। कोई दिक्कत तो नहीं है। और ध्यान से समझना, जब आप इस डिस्कशन को देख रहे हो तो 9.4 और 9.5 में जो बैलेंस शीट दी हुई है उसको खोल के बैठना, वहाँ पर भी देखते हुए चलते रहना। अगर हम वहाँ पर देखोगे तो असेट्स हमारे पास दो तरीके के दिए हुए हैं। पहला क्या है, नॉन करंट दिया हुआ है, दूसरा क्या कौन सा है, करंट असेट्स दिया हुआ है। ठीक है, एक एक करके हम इसको देखते हैं। तो नॉन करंट असेट्स में क्या लिखते हैं कि दीज आर द असेट्स दैट आर नॉट एक्सपेक्टेड टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश और कंज्यूम्ड विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट और ऑपरेटिंग साइकिल विच एवर इज लॉन्गर। ध्यान से इस चीज़ को समझना। नॉन करंट के बारे में क्या लिखा हुआ है कि दीज आर द असेट दैट आर नॉट एक्सपेक्टेड टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश, कब तक, या फिर कंज्यूम्ड विद इन द 12 मंथ्स फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट और ऑपरेटिंग साइकिल, दोनों में से जो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। मैं नॉन करंट को जैसे ही देख रहा हूँ मेरे टाइम पर मेरे दिमाग में क्या आ रहा है, लॉन्ग टर्म आ रहा है। ठीक है, लॉन्ग टर्म पर क्या आ रहा था कि भैया बैलेंस शीट की डेट से मैं 12 महीने काउंट कर रहा था। अब वो मुझको क्या क्या कह रहे हैं कि आप बैलेंस शीट की डेट से 12 महीने काउंट करो या फिर ऑपरेटिंग साइकिल काउंट करो। ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से ज़्यादा भी हो सकती है। अगर किसी का कंस्ट्रक्शन का काम है तो उसकी ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से ज़्यादा भी तो हो सकती है। तो आपको दोनों पे क्या करना पड़ेगा, कंपैरिजन करना पड़ेगा, 12 महीने या फिर ऑपरेटिंग साइकिल पे। उन दोनों में से जो भी ज़्यादा रहेगा वो वो कहाँ आ जाएंगे, नॉन करंट असेट्स में आ जाएंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, ये आपको याद क्या करना है। अगर मैं इसके सब क्लासिफिकेशन के बारे में बात करूँ तो सबसे पहले क्या आता है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल असेट्स। बैलेंस शीट पर भी जब आप देखोगे तो वहाँ पर भी सेम वही है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल असेट्स। ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद हम समझेंगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, फिर हम बात करेंगे काय पर, डेफर टैक्स असेट्स, फिर हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में, उसके बाद क्या आ जाएगा, अदर करंट असेट्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आप बैलेंस शीट पे भी ध्यान देना, पेज नंबर 9.5 पर ध्यान देना। सबसे पहले असेट्स में ये जो सेकंड नंबर का दिख रहा है आपको, पार्ट फर्स्ट में देखो, पार्ट फर्स्ट में क्या था, इक्विटी एंड लायबिलिटीज था। सेकंड में क्या दिख रहा है, असेट्स। असेट्स में क्या है, नॉन करंट असेट्स। उसमें सबसे पहले क्या आ रहा है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल असेट्स। पेज नंबर 9.5 पर हूँ मैं। ठीक है, तो समझते हैं क्या चीज़ें, असेट्स दैट आर टेंजिबल। टेंजिबल क्या है, अब आप यहाँ नोट्स में देखना, बस जिसको आप देख सकते हो, सीन कर सकते हो, देख सकते हो, छू सकते हो, वो क्या हो जाएंगे, टेंजिबल हो जाएंगे। और दूसरा यहाँ पे नोट्स में ध्यान देना, तो लिखा हुआ यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। फिर तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है आर नॉट मेंट फॉर सेल। सिंपल सी बात है। असेट ध्यान से समझो भैया, क्या होने चाहिए, टेंजिबल होने चाहिए। उसको भैया मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसको इस्तेमाल काई के लिए क्या कर रहा हूँ, प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज के लिए क्या कर रहा हूँ, मैं उनको नॉट फॉर सेल, मतलब मैं उनको सेल के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। एग्जाम्पल यहाँ पर नोट्स में ध्यान दे देना, तो हो जाएगा लैंड, हो जाएगा बिल्डिंग्स, हो जाएगा मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, व्हीकल्स हो जाएगा, ऑफिस के इक्विपमेंट हो जाएंगे, या फिर लाइव स्टॉक हो जाएंगे, सब यहाँ पर आ जाएंगे।
क्लियर हुआ? अच्छा, अब ध्यान से इस चीज़ को समझो कि आपको क्या क्या चीज़ चाहिए, यहाँ पर कौन कौन सी डिटेल आपके काम की है। तो अगर मैं आऊँ, पेज नंबर कहाँ पर है, 2 पेज साथ में खोल के रखना है। एक तो 9.5 साथ में देखना है और उसके साथ आपको 9.16 भी साथ में रखना है, 9.5 और 9.16 पे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आप इस चीज़ को जरा यहाँ पर समझना कि अब नोट्स में ध्यान देना कि और कौन कौन सी डिटेल आपको चाहिए। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के बारे में। तो क्या क्या डिटेल मुझको यहाँ पर चाहिए? सबसे पहले मुझको ओरिजिनल कॉस्ट चाहिए, सबसे मेन चीज़ कि जो मेरे पास जो टेंजेबल असेट्स हैं उनकी ओरिजिनल कॉस्ट क्या होगी। दूसरा क्या है कि भैया क्या मैंने इस अभी कुछ और परचेज किया हुआ है 12 महीने या फिर ऑपरेटिंग साइकिल की जो मैंने बात करी उस बीच में क्या मैंने कुछ और परचेज किया, क्या मैंने कुछ सेल्स किया और तब तक उसका डेप्रिसिएशन क्या है, ये सब चीज़ें मुझको देखनी पड़ेगी। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। आ रहा समझ में? ओरिजिनल कॉस्ट मुझको देखनी पड़ेगी, क्या मैंने कुछ और खरीदा वो मुझको देखना पड़ेगा, परचेजेस क्या मैंने कुछ बेचा, सेल, डिडक्शन और डेप्रिसिएशन मुझको देखना पड़ेगा। नोट्स में ध्यान देना। तो देखो डेप्रिसिएशन में क्या लिखते हैं कि ग्रेजुअल रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ पीपीई। पीपीई की फुल फॉर्म क्या थी? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है, ड्यू टू वियर एंड टियर और ऑब्सोलेंसेस। कोई दिक्कत तो नहीं है? yes, अच्छा, इसी में आप ध्यान दो। उसके बाद क्या आ रहा है? इंटेंजिबल एसेट्स आ रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं? एसेट दैट डू नॉट हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, उनकी नहीं है, कैन नॉट बी सीन इन टच, आप उसको देख नहीं सकते, आप उसको छू नहीं सकते, लेकिन उसके बाद भी वो आपको इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? इंटेंजिबल हो जाएगा। एग्जाम्पल देखना यहाँ पर नोट्स में। तो क्या आ रहा है भैया? गुडविल आ रहा है, ब्रांड नेम्स, ट्रेडमार्क्स आ रहे हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, ठीक है। और ये क्या है? मास्ट हेड्स एंड पब्लिशिंग टाइटल्स आ रहे हैं, कॉपीराइट्स आ रहे हैं, पेटेंट्स आ रहे हैं, रेसिपीज आ रहा है, फॉर्मूला, मॉडल्स, डिज़ाइन, ये सब क्या सब आ रहे हैं, लाइसेंस एंड फ्रेंचाइजीज, ये सब के सब क्या है? इंटेंजिबल असेट्स है। इनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन हम इनको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन उसके बाद भी इनका इकोनॉमिक बेनिफिट हमको मिलता है। अच्छा, ध्यान से समझना। मैंने यहाँ पर आपको टेंजिबल के साथ क्या चीज़ बताई थी? डेप्रिसिएशन बताया था। डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन जब आप देखोगे तो लिखा हुआ ग्रेजुअल रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ पीपीई ड्यू टू वियर एंड टियर और ऑब्सोलेंसेस। इंटेंजिबल की जब वैल्यू कम होती है तो उसको हम बोलते हैं अमोर्टाइजेशन, यूज टू एलोकेट द कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल असेट्स ओवर दियर यूजफुल लाइफ। सिंपल आप ये समझो, डेप्रिसिएशन में कहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ? टेंजिबल पर। इंटेंजिबल के लिए क्या वर्ड यूज कर रहा हूँ? अमोर्टाइजेशन। इंटेंजिबल एसेट्स पे की वैल्यू कम कैसे हो सकती है? कम क्यों नहीं हो सकती? जब हमारी गुडविल बढ़ सकती है तो गुडविल कम नहीं हो सकती। जब किसी का नाम बढ़ सकता है तो उसका नाम कम नहीं हो सकता। बताओ, आया समझ में या नहीं आया? आपने सपोज करते हैं कि आप कोई मान लेते हैं कि आपने कोई मेडिसिन बनाई, आपकी कोई मेडिसिन की कंपनी है, आपने कोई एक नई मेडिसिन बनाई, आपके पास उसका पेटेंट है मान लो 10 साल का, 10 साल का आपने पेटेंट करवाया। तो जैसे जैसे समय बीतता रहेगा तो उसकी वैल्यू कम नहीं होती रहेगी। आपके पास सॉफ्टवेयर्स होते हैं, बहुत सारे यूज़ का करते हैं हम सॉफ्टवेयर्स वगैरह, तो समय के साथ उसकी वैल्यू कम नहीं होती है, लाइसेंस की वैल्यू कम नहीं होती है। आ रहा समझ में या नहीं आ रहा? अब उसके बाद अच्छा देखो, अब आप इसके बाद जरा फिर से जरा एक बार 9.5 पर आ जाओ। 9.5 पे आपको सेकंड में क्या दिख रहे हैं? असेट्स, जहाँ पर नॉन का करंट था। नॉन करंट में हम लोग बात कर रहे थे क्या? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल असेट्स, जिस पर हमने चर्चा कर ली। पहला क्या था? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। दूसरा क्या था? इंटेंजिबल असेट। तीसरा क्या आ रहा है? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। तो अब यहाँ पर नोट्स में ध्यान देना कि भैया कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, CWIP, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्या बोल रहे हैं? असेट्स अंडर कंस्ट्रक्शन, जैसे कि भैया बिल्डिंग हो गया, प्लांट हो गया, मशीनरी नॉट येट रेडी फॉर यूज, तो ये कहाँ पर आ जाएगा? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस पर आ जाएगा। सिंपल है। कोई भी बिल्डिंग हो गई, प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, जो अभी भैया रेडी इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं है, वो कहाँ पर आ जाएगा? CWIP पर आ जाएगा, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस पर आ जाएगा। एग्जाम्पल क्या है कि जैसे भैया कोई फैक्ट्री की बिल्डिंग हो सकती है, दैट इज स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन। कोई दिक्कत तो नहीं है? फिर आप पेज नंबर फिर से 9.5 पर आ जाओ। तो चौथे नंबर पर आपको क्या दिखने वाला है? इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट। समझ में आया? तो देखो, जो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस था वो जनरली किसके लिए था? टेंजिबल के लिए था। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस किसके लिए यूज हो रहा है? टेंजिबल के लिए। जैसे मैं बिल्डिंग में बात कर लूँ, प्लांट में बात कर लूँ, मशीनरी पर बात कर लूँ, सेम वही चीज़ इंटेंजिबल के लिए भी तो हो सकती है। तो उसको मैं क्या बोल रहा हूँ? इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट। क्या बोल रहा हूँ? इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट। कोई दिक्कत तो नहीं है?
जैसे कि क्या हो सकता है, डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर हो सकता है, पेटेंट्स हो सकते हैं, डिजाइन हो सकते हैं, कब तक, स्टिल इन प्रोग्रेस, जब वो अभी चल रहे हैं। एग्जाम्पल में क्या दिया गया कि कोई आईटी कंपनी है जो भैया क्या करे, डेवलपिंग अ न्यू एआई सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं। ठीक है। उसके बाद आप बैलेंस शीट में फिर से आ जाओ, तो हमने यहाँ पे ए पूरा कंप्लीट कर लिया 9.5 में ए मैंने पूरा कंप्लीट करवा लिया, ठीक है। सेकंड में आपको मेन हेडिंग काय की दिख रही थी, असेट्स, उसमें दो सब हेडिंग थी, नॉन करंट और करंट। नॉन करंट में भी सबसे पहले क्या था, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स पूरा कर चुके हैं। बी में देखो, बी में क्या लिखा हुआ, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पर आप नोट्स में आओ, यहाँ पर देखो जरा ध्यान से, तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट हेल्ड फॉर मोर देन 1 ईयर, जो इन्वेस्टमेंट आपके पास 1 साल से ज़्यादा के लिए, वो क्या कहलाएंगे, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कहलाएंगे। समझ में आया? मैं आपसे पूछूंगा क्या हम उसमें हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्या हमारा पर्पस ट्रेडिंग का है, तो आप बोलोगे नहीं हमारा पर्पस ट्रेडिंग का नहीं है, तो क्या कहलाएंगे, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कहलाएंगे। यहाँ पे नोट्स में आप ध्यान दे देना, तो उसके वो कितने टाइप के, एक हो जाएगा ट्रेड इन्वेस्टमेंट, जैसे कि इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डिबेंचर्स ऑफ अदर कंपनी। ध्यान से समझना, मैं दूसरी कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर मैं किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदूँ यहाँ पे, या फिर दूसरी कंपनी के डिबेंचर्स में निवेश करूँ, तो उसके बारे में बात हो रही है। तो इस वर्ड क्या आ रहा है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट आ रहा है, टू प्रमोट ट्रेड, ठीक है, ट्रेड के लिए। या फिर दूसरा हो जाएगा ऑल अदर टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सिंपल है, ठीक है। तो मैं आपसे पूछूंगा कि भैया नॉन करंट इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं, तो आप बोलोगे इन्वेस्टमेंट हेल्ड फॉर मोर देन 1 ईयर, नॉट फॉर ट्रेडिंग पर्पस। वो भी दो तरीके के, एक का नाम क्या है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट, वो क्या है कि जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ अदर कंपनीज टू प्रमोट ट्रेड, और उसको छोड़ दिया जाए तो बाकी सबके सब क्या हो जाएंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो जाएंगे। नोट्स में आप ध्यान दोगे तो एग्जाम्पल में क्या आ रहा है, इन्वेस्टमेंट्स इन प्रॉपर्टी आ रहा है, इक्विटी शेयर्स आ रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर्स आ रहे हैं, डिबेंचर्स आ रहे हैं दूसरी कंपनी के, म्यूचुअल फंड्स आ रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म्स आ रही है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आ रही है। आपने कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसके बारे में चर्चा हो रही है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब हम 9.5 में फिर से आ जाओ, तो 9.5 में ए देख लिया, बी देख लिया, अब हम सी में देख रहे हैं, डेफर्ड टैक्स असेट्स। ध्यान से समझना, डेफर्ड टैक्स असेट्स मैंने इसमें पहले भी चर्चा करी थी। ध्यान से समझना कि जब हम लोग टैक्स की कैलकुलेशन कर रहे हैं, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अलग होती है, इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग होती है। ध्यान से मेरी बात को समझना कि जब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम अगर मैं आपको 11th क्लास में लेके जाऊँ, तो हम वहाँ पे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट बनाते थे, बनाते थे या नहीं बनाते थे? अकाउंट्स के रूल ही तो फॉलो करते थे। इससे पहले जब तुमने पार्टनरशिप पर पढ़ी, तो वहां पर भी तो आप बनाते थे, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट, पार्टनर्स कैपिटल, ये सब चीजें आप बनाते थे या नहीं बनाते थे? अकाउंट्स को फॉलो करते हुए बनाते थे, अकाउंटिंग रूल्स को फॉलो करते हुए बनाते थे, तब आपका प्रॉफिट निकलता था, और आपको उस प्रॉफिट में सरकार को क्या पे करना होता था, टैक्स पे करना होता था। क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा, मैंने कहा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले भी दोबारा से कैलकुलेशन करते हैं, वो किसके हिसाब से करेंगे, इनकम टैक्स के हिसाब से करेंगे। ध्यान से समझना, हमने किसके हिसाब से करा, अकाउंट्स के हिसाब से करा, इनकम टैक्स वाले इनकम टैक्स के हिसाब से करेंगे। समझ में? अब बहुत धीरे धीरे करके बोल रहा हूँ, ध्यान से समझो। हमारे हिसाब से टैक्स बन रहा 100 रुपये, हमारे हिसाब से टैक्स क्या बन रहा, 100 रुपये, लेकिन इनकम टैक्स के हिसाब से क्या बन रहा, 80 रुपीज। ध्यान से समझना, हमारे हिसाब से हमने सरकार को कितना रुपए टैक्स देना है, 100 रुपए देना है, लेकिन इनकम टैक्स के हिसाब से क्या बन रहा, 80 रुपए बन रहा। तो 20 रुपए का हमारा फायदा नहीं हो गया? हमारे चेहरे पर खुशी दिखेगी या नहीं दिखेगी? इसी को मैं बोल रहा हूँ डेफर्ड टैक्स असेट्स। देख लो नेट क्या लिखते हैं, अराइजेज व्हेन अकाउंटिंग इनकम इज लेस देन टैक्सेबल इनकम। अकाउंटिंग income is less than taxable income. Example, tax loss in 1 year can be carried forward to reduce future taxes. Clear हुई बात या नहीं हो रही? yes, पक्का? yes, अच्छा, उसके बाद ये भैया यहाँ पर है, देखो अब इसका 22 वर्ष का केस होता, हमारे हिसाब से क्या बन रहा होता, 100 रुपये टैक्स, लेकिन सरकार के हिसाब से क्या बन रहा होता, 120। तो अब हमें उन्हें 20 रुपये और देने पड़ते ना टैक्स के, yes, तो उस केस में वो बन जाता है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। क्लियर हुआ? हाँ। और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज कैसे क्रिएट होते हैं? सोचो ना कि हमने टैक्स की कैलकुलेशन करी, हमने गलत कर दी। नहीं गलत सही को कुछ नहीं है, हमने तो अकाउंट्स के हिसाब से करी, वो लोग इनकम टैक्स के हिसाब से क्या कर रहे हैं, तो डिफरेंस आ सकता है। आई बात समझ में या नहीं आ सकता? अब हमारे हिसाब से तो मान लेते हैं कि 100 रुपए का टैक्स बन रहा, सुनना ध्यान से, उनके हिसाब से 120 का बन रहा, तो वो तो अपने हिसाब से लेंगे ना हमसे टैक्स।
तो हम हमारी 20 रुपये की लाइबिलिटी और बढ़ गई, तो मैं उसको बोल रहा हूँ डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज। ओके सर। क्लियर हुआ? यस सर। उसके बाद यहाँ पे डी में देखो तो डी में क्या आ रहा है, अब फिर आप पेज नंबर 9.5 पर आ जाओ। 9.5 पर डी में देख रहे हो तो डी में क्या लिखते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस दिख रहा है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। यस सर। अब ये क्या है, यहाँ पर देखना नोट्स में, एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड आफ्टर 12 मंथ्स। आपने किसी को पैसा दिया हुआ है, आपने किसी को पैसा दिया हुआ है, लेकिन आपको लग रहा है वो 12 महीने के बाद ही वापस आएगा। कब आएगा? 12 महीने के बाद ही पैसा वापस आएगा, तो वो क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म लोन बस गिवन, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में आ जाएगा। Yes, इसमें देखो दो टाइप के दिए हुए, एक आ रहा है कैपिटल एडवांसेस, एडवांसेस फॉर बाइंग पीपीई और इंटेंजिबल असेट्स के लिए हम दे सकते हैं ये या नहीं दे सकते? दे सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको कोई अगर फ्लैट परचेज करना हो, मान लो वो फ्लैट 1 करोड़ का है, आपने 20 लाख रुपए एडवांस में दिए हुए, तो यहीं आ जाएगा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में। ओके सर। आ रहा है समझ में? हाँ, सर। भले ही आपको 20 लाख रुपए बाद में वापस ना मिले, लेकिन जब आप फ्लैट खरीद लोगे पूरा तो एडजस्ट तो हो ही जाएंगे। हाँ। तो वही लिखा हुआ एडवांस फॉर बाइंग पीपीई। पीपीई की फुल फॉर्म क्या थी? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, या फिर आपने किसी इंटेंजिबल असेट्स के लिए दिया हो। Yes, sir. दूसरा है अदर एडवांसेस में क्या हो सकता है कि लॉन्ग टर्म लोन्स टू एम्प्लॉयज को हम दे सकते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स। Yes, लॉन्ग टर्म एडवांसेस हम सप्लायर को भी तो दे सकते हैं। अगर मैंने कुछ भैया सामान मंगाना हो तो मैं उनको एडवांस में भी तो पेमेंट कर देता हूँ, तो वो सब यहीं पर आ जाएगा। अब आप 9.5 में देखो तो लास्ट वाला दिख रहा है अदर नॉन करंट असेट्स दिख रहा है। यस सर। इसमें क्या आ रहा है, तो हम यहाँ पर बात करते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट मोर देन 12 मंथ्स के लिए जो हमने सिक्योरिटी डिपॉजिट करी है वो यहाँ पर आ जाएगी। एग्जाम्पल सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम करते हैं, रेंटल प्रेमिसेस के लिए करते हैं या नहीं करते हैं? अगर मैं किसी रेंट की जगह में रहूँगा तो वहाँ पे मुझे कुछ एडवांस में देना पड़ता है ना, उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल्स भी यहीं पर आ जाएंगे। अब ध्यान से समझना, ट्रेड रिसीवेबल्स में ध्यान देना, इसमें दो चीज़ें आती है, एक आता है डेटर्स आता है और बिल्स रिसीवेबल आते हैं। डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल, किसमें? ट्रेड रिसीवेबल्स में बात कर रहा हूँ मैं। तो अगर कोई रिसीवेबल्स है जहाँ पे मुझे 12 महीने या उसके बाद या फिर ऑपरेटिंग साइकिल के बाद पैसा मिलना हो तो यहाँ पर आ जाएगा। ओके सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? यस सर। बाद वाला आया समझ में? हाँ सर। अदर्स में क्या आ जाएगा? इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल्स भी हो सकता है कि कोई मेरा क्लेम हो जो मुझको भी मिलना हो, वो भी यहाँ पर आ जाएगा। तो हमने आपके साथ पूरा नॉन करंट डिस्कस कर लिया। अगला सेकंड में देखो, पेज नंबर 9.5 में सेकंड में देखना करंट असेट्स आ रहा है, उसमें ABCDEF स्टार्ट करते हैं। करंट असेट्स में देखो क्या लिखा हुआ है, नोट्स में ध्यान दो तो लिखते हैं असेट्स एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज विद इन 12 मंथ्स। कोई दिक्कत तो नहीं है, विद इन 12 मंथ्स और विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल विच एवर इज लॉन्गर। दोनों में से भैया जो भी, या तो भैया 12 महीने या फिर ऑपरेटिंग साइकिल। विद इन लिखा हुआ, इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? विद इन। समझ में आ गया? Yes. इन दोनों में से भैया काय पर रियलाइज होने चाहिए? कैश में रियलाइज्ड होने चाहिए। क्राइटेरिया देखो, अगर आपको करंट असेट्स को देखना है तो क्राइटेरिया क्या है कि रियलाइज इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पहला, या तो हेल्ड फॉर ट्रेडिंग हो दूसरा, या फिर वो एक्सपेक्टेड टू रियलाइज विद इन 12 मंथ्स हो तीसरा, या फिर वो कैश और कैश के इक्विवेलेंट हो चौथा। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। ठीक है, एग्जाम्पल में देखो यहाँ पर नोट्स में क्या लिखते हैं कि सबसे पहले क्या आ रहा है, इन्वेंट्रीज आ रही हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स आ रहे हैं जिसको हम डेटर्स बोलते हैं, कैश एंड बैंक बैलेंस आ रहा है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आ रहा है, बिल्स रिसीवेबल्स आ रहा है, प्रीपेड एक्सपेंसेस या फिर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं। आगे हम यहाँ पर देखते हैं, अब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग साइकिल की। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, टाइम बिटवीन एक्वायरिंग द रॉ मटेरियल्स एंड कलेक्टिंग कैश फ्रॉम कस्टमर्स। ये आपकी बुक में भी था। ऑपरेटिंग साइकिल को बड़े ध्यान से कंप्लीट कर लेना, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। ऑपरेटिंग साइकिल है पेज नंबर 9.13 पर, पेज नंबर 9.13 पर, इसको ध्यान से दोबारा से देख लेना। बोलते हैं पहला वाला पॉइंट, ऑपरेटिंग साइकिल अगर 12 मंथ से ज़्यादा है, ध्यान से समझना, ऑपरेटिंग साइकिल कब से? 12 मंथ से अगर ज़्यादा है। जैसे कि मैंने बताया कि मैंने कहा कि मान लेते किसी का कंस्ट्रक्शन का काम है, तो कंस्ट्रक्शन का काम तो पूरा कंप्लीट होने पर बहुत सारा समय नहीं लग जाता, तो वहाँ पर तो ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से ज़्यादा होगी। तो ऑल असेट्स रियलाइज विद इन ऑपरेटिंग साइकिल आर करंट। क्लियर हुआ? लेकिन अगर ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से कम है तो वहाँ पर जो असेट्स रियलाइज होंगे वो कहाँ पर हो जाएंगे? 12 मंथ्स पर ही हो जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा मान लेते हो कि सब्जी वाला है, सब्जी वाला अपने वहाँ पर गया जहाँ से वो होल सेलर से सब्जी लाया, बेचा, और उसके बाद बेचने के बाद उसका कैश में कन्वर्ट हो गया, उसकी तो एक ही दिन की है।
ऑपरेटिंग साइकिल। लेकिन जब मैंने बात करी किसकी, जब मैंने कंस्ट्रक्शन वाले काम के बारे में बात करी, वहाँ पे तो ऑपरेटिंग साइकिल 1 साल से ज़्यादा हो सकती है। समझ में आया? फिर आप मुझसे पूछोगे कि अगर क्वेश्चन में ऑपरेटिंग साइकिल ना पता हो तो हम 12 महीने मान के चलते हैं। ठीक है सर। क्लियर हो गया? अब एक समरी टेबल है, फटाफट से देख लेते हैं। समरी टेबल में देखते हैं असेट टाइम मैंने बता दिया, नॉन करंट एक्सपेक्टेशन रियलाइजेशन समझना 12 महीने या फिर ऑपरेटिंग साइकिल से ज़्यादा होना चाहिए। लैंड आ जाएगा, मशीनरी आ जाएगा, गुडविल आ जाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। उसके बाद एक करंट असेट्स में 12 महीने या उससे कम विद इन होसी, स्टॉक आ जाएगा, डेटर आ जाएगा, कैश आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बार हम फटाफट से रियल लाइफ एग्जांपल्स भी हम देख लेते हैं। लास्ट है, अगर मैंने बात करी, देखो यहाँ पर ध्यान से, फैक्ट्री मशीन्स मैंने कहा तो वो कहाँ पर आ जाएगी? नॉन करंट असेट्स में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो टेंजेबल है, यूज टू प्रोड्यूस्ड है, और काय के लिए होता है? वो लॉन्ग टर्म यूज के लिए होता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। सेकंड, अ कार यूज फॉर डिलीवरी के लिए जो मैं यूज कर रहा हूँ वो भी कहाँ पर आ जाएगा? नॉन करंट असेट्स आ जाएगा। व्हीकल्स है और वो पार्ट किसका हो जाएगा? पीपीई का, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। और ऑफिस का जो सॉफ्टवेयर है वो क्या हो जाएगा? इंटेंजिबल असेट्स, क्योंकि भैया उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है लेकिन हम उसको बिजनेस में अपने इस्तेमाल करते हैं। इन्वेंट्री ऑफ गुड्स में क्या आ जाएगा? करंट असेट्स आ जाएगा, मेंट फॉर द सेल इन द ऑपरेटिंग साइकिल। और लोन टू एम्प्लॉयज जो हमने 3 साल के लिए दिया तो वो क्या हो जाएगा? लॉन्ग टर्म एडवांस हो जाएगा, जिसका रियलाइजेशन पीरियड क्या है? 12 महीने के बाद है। एडवांस टू सप्लायर अगर हमने 1 साल के लिए दिया तो वो कहाँ पर आ जाएगा? करंट असेट्स में आ जाएगा, क्योंकि उसका जो रियलाइजेशन पीरियड है वो कब है? विद इन 12 मंथ से। ठीक है, अगर म्यूचुअल फंड हुए 2 साल के लिए तो वो कहाँ पर आ जाएंगे? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, क्योंकि उनका 12 मंथ से ज़्यादा है। सिंपल? यस सर। पक्का? यस सर।